हे गाइस, वेलकम टू सैसरमा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एंड सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले देखो, अभी तक आपने ये वाला पीडीएफ परचेज नहीं किया तो आप इसको बाई कर सकते हो। देखो, अभी भी आपके पास 12-13 दिन आपके पास बचे हुए हैं। और आई थिंक देखो, डेली में कितने क्वेश्चन करवा लूँगा यूट्यूब पर, लगभग 50, लगभग 30। इससे ऊपर तो कभी मैं करवा ही नहीं सकता। तो आपको चाहिए क्या, आपको डेली चाहिए लगभग 300 से 400 या 500 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सको। इतनी आपकी प्रैक्टिस सेट होनी चाहिए अभी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है आपके पास। तो आप इस पीडीएफ को वाई कर लीजिए, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 12 दिन सफिशिएंट है इस पूरे पीडीएफ को पढ़ने के लिए। जितना आपने थ्योरेटिकल करना था आप कर लीजिए, आप इसको बंद कीजिए। और यहाँ पर प्रैक्टिस सेटर आपको लगाना है। ये पीडीएफ आपको वाई कर सकते हो। इसमें टोटल 4000 एमसीक्यू क्वेश्चन है। साथ में 2 बुक्स आपको एज इट इज़ फ्री मिलेंगी, ठीक है। और जिसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। और ये पीडीएफ आपको मिलेगा मात्र 299 रुपीज़ में। और यहाँ पर नंबर लिखा गया है, इस नंबर पर आपको करना है व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। 83 538 79 874। चलिए वीडियो करते हैं हम कंटिन्यू। ओहो, एक सेकंड। क्वेश्चन हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, ए सर्काडियन रिदम कैन नॉट बी अनट्रेंड। दूसरी लाइन लिखी हुई इन्होंने कि हॉर्मोन्स मेलाटोनिन रेगुलेट्स द सर्काडियन रिदम। बताइए ज़रा। देखो, ऑप्शन सेकंड तो 100% सही है कि मेलाटोनिन और कोर्टिसोल, ये 2 हार्मोन हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं सर्काडियन रिदम में। रात के समय मेलाटोनिन और डे के समय आपका कोर्टिसोल, ये 2 हार्मोन आपके काम करते हैं। तो मेलाटोनिन तो रेगुलेट कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। क्या सर्काडियन रिदम को हम एंटर्ड नहीं कर सकते हैं? क्या मतलब हम अपने हिसाब से सर्काडियन रिदम को चेंज नहीं कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। और आजकल सभी लोगों का सर्काडियन रिदम चेंज ही है। सोने का, उठने का टाइम बहुत अलग अलग है, इसलिए इसको हम अनट्रेंड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा कैन नॉट, तो कैन नॉट तो आपका राइट आंसर होगा नहीं, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया आपके मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया हुआ है। मैंने करवाया था आपको कि CD4 एंटीजन कहाँ होता है। CD4 होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन किन सेल्स के ऊपर होते हैं? तो CD4 किसके ऊपर होता है, CD8 किसके ऊपर होता है, CD19 किसके ऊपर होता है, CD18 किसके ऊपर होता है, और किसको ये बाइंड करते हैं हम? तो पहले बता दूं मैं, CD4 मोलिक्यूल्स आपका प्रेजेंट होता है हेल्पर टी सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर? हेल्पर टी सेल्स के ऊपर होता है आपका CD4 मोलिक्यूल्स। और ये बात CD8 की, तो ये साइटोटॉक्सिक किलर टी सेल्स के ऊपर होता है। साइटोटॉक्सिक किलर टी सेल्स के ऊपर होता है। CD19 आपके जितने भी आपके बी लिम्फोसाइट होते हैं, बी सेल्स, इनके ऊपर होता है। ओके, सॉरी, बी लिखना था, डी नहीं, बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर होता है आपका, ठीक है, ये वाला CD19। और ये बात CD18 की, तो जितने भी आपके WBC हो गए उन सभी के ऊपर CD18 होता है। चलिए मैच द फ्लोइंग करें। उसके बाद ये भी मैंने आपको बताया है कि MHC मोलिक्यूल्स, 1 वाला किसके साथ बाइंड करता है और सेकंड वाला किसके साथ बाइंड करता है। देखो, जितने भी आपके MHC1 हैं वो आपके बाइंड करेंगे CD8 के साथ। और MHC1 होंगे किसके ऊपर? तो MHC मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, या रिसेप्टर के हम बोल सकते हैं, MHC रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हमारे बॉडी में हैं, जितने भी सेल। और ये बात MHC2 की, तो MHC2 स्पेशली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जिनको बोलते हैं हम APCs, उन्हीं के ऊपर होते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं मोस्टली 3 होते हैं। एक होता है डेंड्रिटिक सेल, एक होता है मैक्रोफाजेज, और एक होता है आपका बी सेल, ठीक है। चलिए अब करते हैं मैच द फ्लोइंग। कलर कर लेता हूँ मैं चेंज। सबसे पहले CD4 किसके साथ करूँ? CD4 होगा आपका MHC2 के साथ। CD8 होगा आपका MHC1 के साथ। CD19 आपका होगा बी सेल के ऊपर, और ये इसके ऊपर, ठीक है। तो मैंने बताया CD4 का होगा 2, A का 2, B का 1, C का 4, D का 3। सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। एक बार इसको मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड। 470, ओके, 470 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अगेन आपका यहाँ पर मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ वायरसेस बताए हैं और उनकी डिजीज बताई हुई है। पहले ये H1N1 वायरसेस, दूसरा है फ्लेवी वायरसेस, तीसरा कोरोना वायरसेस, और चौथा जीका वायरसेस। तो देखो,
सबसे ईजी से स्टार्ट करना है। सबसे ईजी यहाँ एक ही दिख रहा है, वो है कोरोना वायरसेस। कोरोना वायरसेस होता है आपका सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स और मार्स सुना होगा अपने नाम। और दूसरा इजी यहाँ पर दिख रहा है मुझे फ्लेवी वायरसेस है। जितने भी फ्लेवी वायरस होते हैं वो क्या करते हैं, वो येलो फीवर फैलाते हैं। कौन फीवर, येलो फीवर। ओके, अब जीका वायरस से बचा है, तो जीका जहाँ तक लग रहा है मुझे स्वाइन फ्लू करेगा, देखते हैं बाकी, या H1N1 भी कर सकता है। देखो कोरोना को मैच करो सबसे पहले सी को 2 के साथ, हम सी को 2 कर दिया, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन आपका बचा हुआ है। उसके बाद बी को कर दो आप थर्ड के साथ, तो हो गया आपका भाई थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैच द फॉलोइंग में ये होता है, आपको दो क्वेश्चन, दो भी में आपको मैच आ गया तो आ गया पूरा ऑप्शन। अब एक आ गया ना 4, ठीक है। स्वाइन फ्लू होता है आपका H1N1 वायरस से, और जीका वायरस होता है गुलेनियन वेरे सिंड्रोम। इसको एक बार मैं क्रॉस चेक जरूर करूँगा। 7-5, ओके 7-5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है, कुछ यहाँ पर एंजाइम बताए हैं, उनका फंक्शन पूछे गए हैं। पहला आपका यहाँ पर बताया गया है डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, डीएनए पॉलीमरेज गामा, डीएनए पॉलीमरेज कापा। देखो जितने भी डीएनए पॉलीमरेज, देखो इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स कितने टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, 5 टाइप के। उनका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 4, डीएनए पॉलीमरेज 5। इनमें से जब हम बात करें मोस्ट प्रिसाइजली जो काम करता है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स में बात कर रहा हूँ, प्रोकैरियोट्स। और रही बात डीएनए पॉलीमरेज 1 की, तो डीएनए पॉलीमरेज 1 एक्ट लाइक अ प्राइमर रिमूवल, क्या करेगा, प्राइमर रिमूवर। अगर मैं बात करूँ डीएनए पॉलीमरेज 2 की, तो वो करेगा डीएनए रिपेयर पाथवे में हेल्प करेगा। डीएनए पॉलीमरेज 5 और 4 वो हेल्प करेंगे एसओएस रिपेयर सिस्टम में, जहाँ पर डीएनए ट्रांसलेशन बहुत बड़ा डैमेज पड़ा हो तब आते हैं। एसओएस मतलब इमरजेंसी रिस्पॉन्स में आएंगे। बट यहाँ पूछा गया है अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा गामा आते हैं आपके ड्यूरिंग यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। जब भी यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो कि हेल्प करता है 2 चीज़ों में, ये करता है एक्ट लाइक प्राइमेज, प्राइमेज यानी आरएनए पॉलीमरेज की तरह भी एक्ट कर सकता है, और छोटा सा डीएनए भी जोड़ सकता है। डीएनए पॉलीमरेज बीटा, बीटा का कुछ खास रोल नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज गामा, गामा जब वाला जो है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया की रेप्लिकेशन में। और डीएनए पॉलीमरेज कापा का भी कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, देखते हैं अब मैच करते हैं। सबसे इजी से चलते हैं, इजी आपका डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। अल्फा होगा आपका क्या बताया मैंने, आरएनए की तरह एक्ट करेगा और डीएनए की तरह एक्ट करेगा, यानी ये सेकंड ऑप्शन। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज गामा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया, सामने तो लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो बस 2 ही आते हैं मेरे को, 2 से मैच करता हूँ मैं, ठीक है। चलिए 1 और 2 के साथ, और सी का थर्ड के साथ, ए का 2, सी का थर्ड, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। मैच करो। अब नेक्स्ट क्या बताया इन्होंने, बी का किया उन्होंने बेस एक्सीजन डीएनए रिपेयर। देखो डीएनए रिपेयर भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, इसमें बेस एक्सीजन होता है कि सिंगल बेस में दिक्कत आई हुई है। बेस एक्सीजन रिपेयर में बताया कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, याद रखना इसको, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज ये कापा वाला, ये होता है आपका ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस में, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक सेकंड, कौन सी आईडी बताई मैंने, 78, ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ से कुछ टाइप ऑफ एपिथेलियम बताया गया, काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है और इसके आने के चांसेस काफ़ी है इस टेबल में से, इस टेबल में से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो टाइप ऑफ द एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल कोवाइडल एपिथेलियम, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, या स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सबसे इजी वाले में जाओ, सबसे इजी वाले है आपका जो आप लैब में भी एक्सपेरिमेंट करते हो, चीक सेल निकालते हो अपने आप माउथ का, ठीक है, इन लाइनिंग ऑफ द ओरल कैविटी, जिसमें आप बार बॉडी ढूंढते हो जो कि फीमेल्स में दिखती है। तो वो बताओ मुझे, लाइनिंग ऑफ ओरल कैविटी सबसे इजी है, सिंपल स्कैमस होगा या स्ट्रेटिफाइड होगा, इन दोनों से एक होगा। अभी तो अभी हिंट दे दिया मैंने। हम्म, थर्ड का, तो राइट आंसर इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी इसका होगा ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है लाइनिंग ऑफ ओरल कैविटी में। उसके बाद और चलते हैं, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हाँ ये भी ठीक है। ये होता है आपका कोवाइडल या कोलुमनार, बताइए जरा, कोवाइडल होगा या कोलुमनार होगा इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में। तो ये होगा आपका सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। उसके बाद लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड लाइनिंग ऑफ किडनी डक्ट एंड ट्यूब्यूल्स। देखो किडनी डक्ट एंड ट्यूब्यूल्स को भी कोवाइडल, यानी इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है।
यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम बताया मैंने, लाइनिंग और ब्लड कैपिलरीज में। तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल स्क्वैमस है, बिकॉज देखो ब्लड वेसल्स में सिंपल स्क्वैमस इसीलिए है क्योंकि ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करवाना होता है। तो इसके लिए बहुत पतली और सिंपल ऐसे स्क्वैमस होनी चाहिए। रही बात कोवाइडल की, तो कोवाइडल किडनी के ट्यूब्यूल्स में होता है जहाँ पर सिक्रेशन और री एब्जॉर्प्शन करनी होती है। लाइनिंग ऑफ ओरल कैविटी, जो कि हम निकालते भी हैं चिक सेल, जो कि होती है आपकी स्ट्रेटिफाइड होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। और लाइनिंग ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक, ये होते हैं आपके सिंपल कोलमनार। ठीक है, इन ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ बायोस्फीयर रिजर्व से और कुछ स्टेट्स बताई गई हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, खांग चेनांग जोंगा बायोस्फीयर रिजर्व। देखो सबसे इजी से आपको जाना है, सबसे इजी है मानस रिजर्व। मानस कहाँ है? असम में। यानी सी का 4। अब सी का 4 कितने ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है, अब देखो इसमें मुझे ज़रा भी नहीं पता नहीं है, बट मैं इसको सोल्व करूँगा। ठीक है, तो सी का 4 मुझे पता है, सी का 4 मुझे पता है। डी का 3 इन्होंने दिया, डी का 3 इन्होंने दिया है। डी मतलब ये वाला, इसका बताया इन्होंने सिक्किम। अब बचा मेरे को नीलगिरी और सिमलीपाल। अब सिमलीपाल उड़ीसा में है आई थिंक, गैस लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, यानी बी का होगा 2 और ए का 1। देखते हैं फोर्थ आंसर होता ही नहीं होता है। 88 नहीं हुआ, गलत हो गया, को पता नहीं था। यही होता तुक्कों का। ठीक है, यही होता तुक्कों का। इसका राइट आंसर है 87, ये वाला। यानी आपका नीलगिरी वाला है आपका तमिलनाडु में, और सिमलीपाल, मैंने टिक के गलत लगा दी। सिमलीपाल मैंने उड़ीसा में तो बताया था। सिमलीपाल उड़ीसा में ही बोला था मैंने, शायद टिक लगाने में गलती कर दी मैंने। सिमलीपाल उड़ीसा में और नीलगिरी तमिलनाडु में। ठीक है, और सी का 4 और डी का 3। ठीक तो था, टिक गलत लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रेन्स के कुछ सेल टाइप बताए हैं और उनका निश बताया है वो कहाँ रहते हैं। जैसे ब्रेन्स, ब्रेन में देखो न्यूरॉन्स, एंग्लिया, मेसेनग्लियल स्टेम सेल्स, कफर सेल्स और हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। देखो हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स वो होते हैं जिससे हमारे माइलॉइड सीरीज और लिम्फॉइड सीरीज निकली हुई है, यानी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, और ये होते हैं हमारे बोन मैरो के अंदर। ठीक है, तो मैच कर दो इसको सीधे सेकंड के साथ हम। अब तक कफर सेल इज आल्सो कॉल्ड एज मैक्रोफाजेज, जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं और लीवर सेल्स के अंदर होते हैं, हेपेटोसाइट के अंदर। तो ये भी मैच हो गया। उसके बाद आता है मेजन काइमल सेल्स, मेजन काइमल सेल्स। और दूसरा आपका ब्रेन। देखो ब्रेन होगा तो सीधे सीधे आपका ये हो गया, और इसका कर दो ये बड़ा, यानी सी का करो थर्ड और डी का सेकंड। सी का थर्ड, डी का सेकंड। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। 91। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिसमें यहाँ पर टेबल दिया गया है, कुछ ऑर्डर बताए हैं रेप्टाइलिया के और उनका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल बताना आपको। सुकमाता, क्रोकोडिलिया, चिलोनिया, राइनो राइनोकोसेफेलिया। देखो सबसे इजी से आपको जाना है, क्रोकोडेलिया। क्रोकोडेली के अंदर क्या आ जाएगा? क्रोकोडेली के अंदर आ जाएगा आपका घड़ियाल, घड़ियाल। चिलोनिया, चिलोनिया में आएंगे आपके टर्टल या टोटराइज, टोटराइज आ जाएंगे। ओके, सुकोमाता, सुकोमाता में आई थिंक लिजर्ड आ जाएगी। आई थिंक सोच रहा हूँ मैं, आगे देखेंगे। तो इसका ये मुझे आता नहीं है, बट फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको मैच करने की। मुझे 2 तो पता चलो मुझे। बी का आएगा थर्ड, बी का थर्ड, बी का थर्ड, बी का थर्ड और बी का थर्ड और सी का 1। यस, तो ये यही लग रहा है मुझे राइट आंसर। ठीक, क्या लग रहा है आपको? ये आंसर होगा इसका? 500 है राइट आंसर, 500। ठीक है, यही है इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द क्लोनिंग ऑफ द जीन इनटू द प्लाज्मिड। जब आप जीन को क्लोन करते हो प्लाज्मिड के अंदर, तो कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं? पहला देखो, सिलेक्शन ऑफ द कन्फर्मेशन ऑफ द रिकम्बिनेंट क्लोन, लाइगेशन ऑफ द जीन, लाइगेशन तो अभी बात छोड़ देते हैं अभी, एम्पलीफिकेशन ऑफ द जीन्स ऑफ द इंटरेस्ट यूजिंग द टेम्परेट डीएनए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बैक्टीरियम यूजिंग द रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, रेस्ट्रिक्शन नहीं, सबसे पहले होगा सिलेक्शन। रुको रुको रुको, सिलेक्शन ऑफ द कन्फर्मेशन, नहीं ये तो कन्फर्मेशन का सिलेक्शन, नहीं ये भी नहीं होगा। रुको जब समझने पर अभी। लाइगेशन द जीन ऑफ द इंटरेस्ट एंड प्लाज्मिड, एम्पलीफिकेशन द जीन्स द इंटरेस्ट यूजिंग टेम्परेट डीएनए, ट्रांसफॉर्मेशन द बैक्टीरिया
बैक्टीरियम यूजिंग द रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। हाँ ये भी डी भी हो सकता है स्टार्टिंग पर, नहीं इसमें डाउट लग रहा मुझे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ट्रीटमेंट ऑफ द सुटेबल प्लाज्मिड एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट, या तो सी होगा या तो ई होगा स्टार्ट से। एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग टेम्पलेट, मैं ये लेके चलता हूँ, बाकी देखते हैं। एप्लीकेशन कर लिया हमने, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ट्रीटमेंट ऑफ द सुटेबल प्लाज्मिड एंड जीन इंटरेस्ट, ये भी लग रहा है दूसरे पर मुझे। चल देखते हैं, दूसरे पे इसको लेके चलता हूँ। उसके बाद करता हूँ मैं इसको लाइगेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लाज्मिड, 3 इसको ले लेता हूँ तीसरे को। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड सिलेक्शन, हाँ इसको ले लेता हूँ मैं फोर्थ पर, और लास्ट में इसको ले लेता हूँ। देखते हैं क्या बनता है इसका, इसके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है सही। सी, सी के बाद ई, ई के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद ए, फर्स्ट ऑप्शन। देखते हैं क्या आंसर इसका। ओके ठीक है, यही आंसर इसका, 501 आंसर इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। The flow of the water in the cyclonide type of the water canal system in sponges follow the course। देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा है पानी का फ्लो इन द साइक्लोनाइड टाइप का। देखो एक होता है एस्कोन टाइप का, एक ल्यूकॉन टाइप का होता है, एक राइकोन टाइप का भी होता है, बट इससे पूछा सबसे सिंपल साइकोन वाला, जो कि इंपॉर्टेंट भी होता है। और सबसे पहले पानी का एंटर करेगा ओस्कुलम में, स्पॉन्जोसील में, रेडियल कनाल में, इन करंट कनाल में, डर्मल ओस्टिया में। काफ़ी इजी है। देखो सबसे पहले एंट्री तो होगी आपकी किसमें, किसमें होगी इसकी एंट्री, डर्मल ओस्टिया में। डर्मल ओस्टिया में एंट्री हुई, उसके बाद आएगा इन करंट कनाल में, इन करंट कनाल से आएगी रेडियल कनाल में, रेडियल कनाल से आएगा आपका स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील में जाएगा ओस्कुलम में। यानी ये वाला फॉर्मेट, ये पूरा ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस इन यूकैरियोट्स। ये तो अपने बचपन से आप करते आ रहे हो। mRNA लीव्स द न्यूक्लियस एंड अटैच टू द राइबोसोम इन साइटोसोल, RNA प्रोसेसिंग, ट्रांसक्रिप्शन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द अमीनो एसिड, राइबोसोम असेंबली। देखो सबसे पहले हम करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होगी तभी तो आगे ट्रांसलेशन होगी। ये सबसे पहले लेता हूँ मैं ऑप्शन सी को। उसके बाद देखो mRNA लीव द न्यूक्लियस, RNA प्रोसेसिंग, RNA की प्रोसेसिंग हो सकती है दूसरे पर। उसके बाद mRNA लीव का जाएगा न्यूक्लियस से और चला जाएगा साइटोसोल में, ठीक है ये भी ठीक है। उसके बाद हो गया पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द अमीनो एसिड, राइबोसोम नहीं राइबोसोम असेंबली होगी पहले, फिर ये होगा। मेरी आईडी से तो ये लग रहा मुझे, यानी पहले पर सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, उसके बाद ई, उसके बाद डी, यानी फर्स्ट ऑप्शन। देखता हूँ क्या इसका आंसर है। 509 गलत लग रहा है मुझे यार, 509 नहीं 509, ठीक है यही है जो भी मिलता है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस इन द मैकेनिज्म ऑफ द लोकल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द पैथोजन एट द साइट ऑफ इंजरी, capillaries widen and become more permeable, more cell release the histamine, entry of the antimicrobial peptide at the site of injury, signal released by the immune cells and attract the neutrophils which digest the pathogens and heal the tissue। देखो प्रेजेंस ऑफ पैथोजन एट द साइट ऑफ इंजरी ये पहला ही होगा, स्टार्ट से इससे होगा, पहले पैथोजन आएगा तभी तो सब कुछ होगा ना, स्टार्ट इससे ही होगा। उसके बाद होगा कैपिलरीज वाइडन एंड बिकम मोर परमिएबल, हाँ यही लग रहा मुझे दूसरे पर। उसके बाद मोस्ट ऑफ सेल्स रिलीज द हिस्टामाइन, ये भी ठीक लग रहा मुझे। उसके बाद आपका मुझे तो कई बार यही लग रहा आंसर, राइट आंसर। क्रॉस चेक कर देते हैं इसका, 14 नहीं 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 नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, यानी सबसे पहले होगा प्रेजेंस ऑफ पैथोजन एट द साइट ऑफ इंजरी, उसके बाद मोस्ट सेल रिलीज द हिस्टामाइन, उसके बाद होगा कैपिलरीज वाइडन, उसके बाद होगा एंट्री ऑफ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड, और लास्ट में होगा सिग्नल रिलीज बाय इम्यून सेल्स। अरेंज द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज फ्रॉम द लोअर टू द हायर लेवल, लोअर टू द हायर। तो सबसे छोटी कौन है, देखो सबसे छोटी तो आपका स्पीसीज ही होगी सबसे छोटी, यानी स्टार्ट तो इससे होगा। स्पीसीज के बाद क्या आएगी,
स्पीसीज के बाद आएगी आपकी फैमिली, ठीक है, दूसरे फैमिली। सबसे पहले ई, उसके बाद ए, उसके बाद आएगा आपकी ओ क्लास, ओ ऑर्डर आता है पहले यार, पहले पहले क्लास आती है, क्लास ऑर्डर, ऑर्डर आएगा पहले नीचे से 3, फिर क्लास, लास्ट में ऑर्डर। यानी आपका सीक्वेंस होगा ई, ई के बाद आपका ए के बाद आपका सी, ई ए सी, ई ए डी, हाँ, ई ए डी बी सी। देखो सबसे पहले स्पीसीज आएगी, स्पीसीज के बाद आएगा आपकी फैमिली, फैमिली के बाद आएगा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आएगा आपका क्लास, क्लास बाद आएगा आपकी लास्ट में किंगडम। यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्रॉस कर लेता हूँ, 20, 20, ठीक है। There are both excitatory and inhibitory neurotransmitters. The inhibitory neurotransmitter from the following. अच्छा, आपको इनहिबिटरी बताने, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से हैं? ग्लाइसिन, 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 ग्लाइसिन इनहिबिटरी है, हाँ है ये। गाबा भी है, नोरेपिनेफ्रिन ये नहीं है, टाउरिन भी नहीं है, ये तो एक्साइटेटरी, ये भी नहीं है। ए बी ए बी राइट आंसर है। अच्छा, ए बी है तो डी भी करना पड़ेगा। कैसे डी करना पड़ेगा ये, एक सेकंड रुको। There are both excitatory and inhibitory neurotransmitters. The inhibitory neurotransmitter from the following is, ये कैसा क्वेश्चन बनाया इन्होंने? ए बी सही है तो फिर डी भी सही करना पड़ेगा, और सी तो डी, अच्छा डी टाउरिन है, ओके 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 ठीक है, मैं डी ग्रुप में सोच रहा था, ठीक है फिर तो राइट आंसर ठीक है, थर्ड डी। क्वेश्चन डी बताना जरा इसकी कौन सी है, 51 है क्या, 451 है क्या, नहीं आईडी कौन सी है, 523, हाँ ठीक है 523 इज राइट आंसर। तो कौन कौन से हैं? ग्लाइसिन, गाभा और टाउरिन, ये इनहिबिटरी हैं। नोरेपिनेफ्रिन आपका बोथ है एक्साइटेटरी एज वेल एज इनहिबिटरी, और ग्लूटामेट तो आपकी होती क्या है, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट दोनों एक्साइटेटरी होते हैं। फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोलस्क्स, मोलस्क्स आर प्रोटोस्टोम्स having slome reduced have slome reduced cavities surrounded heart, nephridia and gonads. Mollusks membrane possesses the head, foot, visceral masses, mental and mental cavity, ये तो ठीक है। The rasping organ consists of the muscular belt with row of posterior curved teeth, ये भी ठीक लग रहा था थोड़ा। The mollusk body form is Phallopoda under 180 degree anti-clockwise twisting of the visceral mass, ये भी ठीक लग रहा है। Protostome characteristics of the mollusks also include the Trochophora, spiral cleavage and size series formation, थोड़ा ये गलत लग रहा है, थोड़ा मुझे ई ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है, हाँ तो आई थिंक राइट आंसर इज बी सी डी। आई थिंक अभी अभी मैंने आई थिंक ही बोला है, देखते हैं। तो राइट आंसर 27, 27, 527, ओके। राइट आंसर इज ई बी ई, ए बी ई आपका राइट आंसर है। स्पाइरल क्लीवेज, इसका थोड़ा डाउट था मुझे, बट चलो आपका ए राइट आंसर है, बी राइट आंसर है, ई आपका राइट आंसर है। सी कैसे गलत हो गए? तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ द मस्कुलर बेल्ट विद रो ऑफ पोस्टीरियर कर्व्ड टीथ, रेडुला ऐसा तो होता है। चलिए नेक्स्ट आपका मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन, इसमें देखो कुछ बताएं आपको यहाँ पर मैकेनिज्म और उनके इंटर सेलुलर कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, देखो डायरेक्ट कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, गैप जंक्शन के थ्रू, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के थ्रू, या अक्रॉस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू। देखो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू तो होगा आपका सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, यानी डी तो फोर्थ के साथ आ जाएगा। एंडोक्राइन के थ्रू जाएगा आपका ब्लड, सी का 1, यानी ये होगा आंसर, या तो ये होगा। उसके बाद आपका है पैराक्राइन, पैराक्राइन आपका, और दूसरा जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, पैराक्राइन और डायरेक्ट कम्युनिकेशन है ये आपका आंसर, ठीक है ठीक है। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है गैप जंक्शन के साथ करना पड़ेगा मुझे, ए का 2, यानी फर्स्ट ऑप्शन करना पड़ेगा राइट आंसर, 529, ठीक है 529 इज द राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेटोजेंस आर, देखो ट्रेटोजेंस क्या होते हैं?
टेट्रोजेंस मोस्टली विटामिन ए की वजह से मतलब बहुत भयंकर डिजीज होती है, मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज़ को होती है। और टेट्रोजेंस आपने कभी भी स्किन केयर यूज़ किए होंगे घर में, बासलीन वगैरह, या आपने जो भी घर में स्किन केयर आप यूज़ करो उसमें टेट्रोजन डला होता है, टेट्रोजन। और टेट्रोजन की अगर मात्रा ज़्यादा हो तो बहुत ही डेवलपमेंटल डिफेक्ट पड़ सकते हैं प्रेग्नेंट में। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी बच्ची को, फिटस को बहुत तगड़ा डिफेक्ट पड़ सकता है, वो भी डेवलपमेंटल डिफेक्ट, बोन्स वगैरह या ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट हो सकता है उसको टेट्रोजेंस के कारण। तो environmental compound that can alter the development act at a specific time when certain organs are forming. The tetrogens class including the drug, chemicals, viruses and radiations. Heavy metals such as zinc are tetrogens, but lead and mercury is also not considered as tetrogen. बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा आपका, देखो, इन्वायरमेंटल कंपाउंड दैट कैन अल्टर डेवलपमेंट, ये तो ठीक है। एक्ट एज स्पेसिफिक टाइम व्हेन सर्टेन ऑर्गन्स आर फॉर्मिंग, ये भी ठीक है। द टेट्रोजेंस क्लास इंक्लूड द ड्रग, केमिकल, वायरसेस, रेडिएशन, कुछ भी हो सकता है टेट्रोजन, ये भी ठीक है। हैवी मेटल सच एज जिंक, ये भी ठीक है, जिंक टेट्रोजन है, ठीक है। बट लेड लेड नहीं, लेड मरकरी भी टेट्रोजन है, ये भी टेट्रोजन है। इधर क्यों नहीं लिखा टेट्रोजन, ये भी टेट्रोजन है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, थर्ड। 35, ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रोटीन कैन बी सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू द साइज बाय द फॉलोइंग टेक्निक एक्सेप्ट। देखो, साइज से हम प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हो, साइज क्या होता है, वेट, वेट के हिसाब से। तो आइसोइलेक्ट्रिकल फोकसिंग, इससे तो कर ही सकते हैं, एस डिस फेज से भी कर ही देंगे, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और मोलिकुलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। अब मुझे बस क्रोमेटोग्राफी में फ़र्क लग रहा है मुझे, रुको। आइसोइलेक्ट्रिकल फोकसिंग पीएच के अकॉर्डिंग है, पीएच आपका जब जीरो हो जाएगा प्रोटीन रुक जाएगी, जिसका भी वेट जो होगा, वेट के हिसाब से थोड़ी होता है आइसोलेटिव फोकसिंग, वो तो पीएच के आधार से होती है। मुझे तो आइसोलेटिव फोकसिंग पर डाउट पड़ गया अब। मुझे तो आइसोलेटिव फोकसिंग पर ही डाउट पड़ गया अब। क्या लग रहा है आपको? देखो, एस डी स्पेस तो होगा, आयन एक्सचेंज, चलो बाकी कुछ पता नहीं है, तो इतना तो पता नहीं कि आइसोलेक्शन फोकसिंग से नहीं होगा, क्योंकि आइसोलेटिव फोकसिंग ये होती है जिसमें जो भी प्रोटीन है उसका जो पी आई है, पी आई होता है ऐसा ऐसी पी एच है जिस पी एच पर प्रोटीन पर कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, और वो स्टॉप मूविंग, वो रुक जाएगी। बट वेट का तो लॉजिक नहीं है, इस पर है पी एच का लॉजिक, यानी ए से नहीं कर सकते हैं, बी से कर सकते हैं। और यहाँ पूछा गया है एक्सेप्टम, मतलब आपका एक्सेप्ट है तो बी तो होगा नहीं, बी तो होगा नहीं, और ए तो है पक्का आंसर, तो ये भी तो राइट आंसर सी, ए और सी, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से किया मैंने, 40, ठीक है, 40 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एसोसिएटेड विद द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। द यूट्राइन साइकिल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशंस इंक्लूडिंग फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन फेज एंड ल्यूटल फेज। हाँ ठीक ही लग रहा है। द डीजनरेशन ऑफ द कॉर्पस लुटियम इज कॉल्ड एज luteolysis. An increase in the plasma progesterone level synchronized with the luteal phase. After oocyte maturation, ovulation take place. After oocyte maturation, ovulation take place. ये भी मुझे ठीक लग रहा है, ये भी मुझे ठीक लग रहा है, ए डी तो मुझे ठीक लग रहे हैं, ए डी, ये इन तीनों में का कोई भी राइट आंसर हो सकता है। अब नेक्स्ट पढ़ो, an increase in the plasma progesterone level synchronized with a luteal phase. ये भी ठीक ही लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है मेरे को तो। B, C, D is the right answer. The degeneration of the corpus luteum is called as luteolysis. An increase in the plasma progesterone level synchronized with the luteal phase. After oocyte maturation, ovulation take place. और फर्स्ट आपका राइट आंसर नहीं है। The uterine cycle during menstruation include follicular phase, ovulation phase, luteal phase। हाँ गलत है। देखो, यूट्राइन साइकिल अलग है और मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग है। ये जो फेज लिखे ना, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन, ल्यूटल फेज, दीज फेजेस आर कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल, नॉट यूट्राइन साइकिल। चेक कर लेना, यूट्राइन साइकिल अलग है,
जिसमें जो एंडोमेट्रियम होता है वो मजबूत बनता है इम्प्लांटेशन के लिए। असर्शन रीजन से क्वेश्चन है, ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस डीएनए मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अच्छा, तो डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान क्या लिखा है? मूव करता है एनोड टू कैथोड। एनोड होता है नेगेटिव चार्ज, कैथोड होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। हाँ ठीक लग रहा है, ठीक है ये। आगे डीएनए इज नेगेटिव चार्ज, ये भी ठीक ही है। तो बोथ ए एंड आर इक्वल, बट बोथ ए एंड आर इक्वल, हाँ ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। बट ये गलत हो गया। ये कैसे गलत हो गया भाई? ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। एक सेकंड यार, आज क्या दिन है मेरा, गलती क्यों हो रहे हैं? ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एनोड क्या होता है? ओह शिट, एनोड कैथोड, ओ हो। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है आई थिंक, और मैंने उल्टा कर दिया था, है ना? उल्टा किया मैंने कैथोड को कैटाइन कटोनियन समझ लिया। कैटाइन एनाइन, एनाइन होते हैं नेगेटिव, कैटाइन होते हैं पॉजिटिव, एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है नेगेटिव। ओके सिट 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 सिट। देखो डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि फोर्स आयंस के होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जब डीएनए नेगेटिव है तो वो मूव करेगा पॉजिटिव की तरफ, हाँ मतलब एनोड की तरफ मूव करेगा। और मैंने क्या कर दिया? मैंने कर दिया डीएनए मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड नहीं, कैथोड टू एनोड। यस यस, ये तो गलत है, गलत ले गया था मैंने। So next है, identify the correct statement. Tumor cells differ from normal cells by changing in the regulation of the growth. Tumor cells differ from the normal cells by changing in the regulation of the growth. अब तुम ठीक करूँगा, 100% ठीक करूँगा आज मैं इस क्वेश्चन को, तो ये भी ठीक है। प्रोटो ऑन्कोजीन्स एनकोड द डिफेक्टिव प्रोटोन। प्रोटो ऑन्कोजीन्स एनकोड डिफेक्टिव प्रोटोन, नहीं ये तो गलत लग रहा है मुझे। ट्यूमर सेल्स कैन डिस्प्ले द ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन और नोबल एंटीजन। ट्यूमर सेल्स कैन डिस्प्ले द ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन, ये तो एडवर्टाइज स्टेटमेंट है। सेवरल साइटोकाइंस इंक्लूडिंग इंटरफिनोन एन और टीएनएफ हेल्प इन मेडिएट द ट्यूमर सेल किलिंग। ए आपका राइट आंसर है, बी आपका आंसर होना नहीं चाहिए, बी आंसर होगा नहीं, तो ये सब गलत हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। और मुझे क्यों लग रहा है कि आज ये भी क्वेश्चन गलत होगा मेरे से, अब दिन ही नहीं है अच्छा। क्या आंसर मैंने किया? मैंने फर्स्ट किया मैंने 4-9। ओके 4-9 इज द राइट आंसर, शुक्र है भाई, चलो ये तो सही हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द प्राइमेट्स इन ऑर्डर फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द रिसेंट इन द टर्म ऑफ इवोल्यूशन। ओल्डेस्ट टू रिसेंट, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना यार, क्वेश्चन में गलती मत करना। सबसे पुराने से सबसे नज़दीक की तरफ आपको आना है। सबसे पुराना कौन है इनमें से? ओल्ड वर्ल्ड मंकी सबसे पुराना है आपका। ओके, उसके बाद आपका है ऑर्गन तो नहीं, उसके पहले आपका आएगा गिब्बन, ये आएगा गिब्बन। तो पहले आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा बी, फिर आएगा डी। कहाँ लिखा है ऐसा? ACBD, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। 54 शुक्र है। चलो नेक्स्ट, अरेंज द मेजर थीमेटिक इवेंट ऑफ जिनोप्स गैस्ट्रेशन फ्रॉम अर्ली टू द लेट स्टेज। ये मैं नहीं करवाऊंगा आपको, काफ़ी ईजी है, मैंने बार बार करवाया आपको कि एपिबोली होती है, उसके बाद आपका एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बनती है, फॉर्मेशन ऑफ द बोटल सेल्स, कोर्टिकल रोटेशन होता है। मैं हिंट देता हूँ, सबसे पहले कोर्टिकल रिएक्शन होता है, आप करते हैं आप आराम से। सबसे पहले कोर्टिकल रिएक्शन होता है, कोर्टिकल रोटेशन, जिसमें जहाँ से स्पर्म एंटर करता है वो वेंट्रल साइड बनती है, और इसकी जस्ट अपोजिट साइड बनती है डोर्सल, क्योंकि वहाँ पर बीटा कैटन एंटर कर जाता है और स्मार्ट और TCF बीटा को एक्टिवेट कर देता है। बट इन द केस ऑफ वेंट्रल साइड आपका GSK3 प्रेजेंट होता है, जो कि बीटा कैटन को एंटर नहीं होने देगा, और वहाँ पर क्या बन जाएगी? वेंट्रल साइड बन जाएगी, और डोर्सल साइड में बीटा कैटन आपका रहेगा। भाई इतना हिंट दे सकता हूँ कि पहले आपका डी होगा। अब हिंट ही क्या देना, क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा ही दी आपको, क्या हिंट देना? मैंने आपको पहले फर्स्ट बताया तो सीधा आंसर आपको लास्ट कर देना है कि डी, तो मैंने बता ही दिया आपको पहले पर होगा, तो पहले पर डी एक ही ऑप्शन है, हो गया राइट आंसर। चलिए ख़त्म करते हैं बस इधर ही, ये क्वेश्चन करना ही नहीं करना, क्या टाइम हुआ, कितने में वीडियो नहीं है, कर लेते इस क्वेश्चन को। इन TC साइकिल सक्सनाल को एंजाइम ए सिंथेटेज इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ। ध्यान से पढ़ना, सक्सनल थियोकाइनेज नहीं है ये,
ये सक्सिनेट को एंजाइम ए सिंथेटेज। देखो अल्फा कीटो ग्लूटरेट टू सक्सिनल को एंजाइम ए, इसमें तो कौन लगेगा, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड टू सक्सिनल को एंजाइम ए, इसमें लगेगा आपका अल्फा कीटो ग्लूटरेट डीहाइड्रोजनेज। दूसरा सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमरिक एसिड, सक्सिनल को एंजाइम टू सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड टू अल्फा कीटो ग्लूटरेट। देखो सक्सिनिक एसिड टू अल्फा कीटो ग्लूटरेट तो ये एंजाइम कोई खास नहीं, क्योंकि बीच में स्टार पे खा लिया, यानी फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमरिक एसिड, इसमें कौन सा एंजाइम लगता है, सक्सिनिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड में जाने के लिए एंजाइम लगता है जिसका नाम है सक्सिनेट काइनेज। हाँ, सक्शनल को एंजाइम टू सक्सिनिक एसिड हमने बनाना हो तब हम इस एंजाइम का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। लेट्स क्लोज। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।